हमने लास्ट वीडियो में सारी जो है वो रिवर्सिबल इंजरी पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम उसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन अगर नहीं होगी, सोडियम पोटेशियम पंप में कोई मसला आएगा तो हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और इन दी एंड वहाँ पे ब्लैबिंग होगी, रप्चरिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होगी और इसकी वजह से हमारे जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे पास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम नॉक्सियस स्टिमुलस को रिमूव कर दें तो वो सब क्या हो जाएगा, हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी थी। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल इंजरी आती है। इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो है वो चेंजेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगी। ठीक है, इसकी हम दो क्लासेस होती हैं। ठीक है, एक होती है नेक्रोसिस, ठीक है, एक होती है एपोप्टोसिस। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्रोसिस होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि एक हमारे पास जो है वो पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक्सीडेंटल होती है। ठीक है, या हम इसको कहते हैं कि पैथोलॉजिकल सेल डेथ है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये सेल जो है वो इसमें किसी को कुछ भी नहीं पता होता, ये अचानक से होती है। इसके अंदर जो है सब पता होता है, बॉडी को भी पता होता है, पूरी एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनती हैं, फिर उससे आहिस्ता मतलब एक सीक्वेंस वाइज इसमें काम होता है। इसमें जो है मतलब एक तरीके से समझो कि एक जगह है। ठीक है, अगर मुझे उसको उड़ाना है, ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जो है मैं उसको एक साथ पूरा ब्लास्ट से उड़ा दूं, या तो फिर जो है मैं आगे एक एक दीवार को जो है वो एक तरीके से जो है वो तोड़ तोड़ के फोड़ूं। तो अगर एक एक दीवार को करके करना है तो ये एपोप्टोसिस होगा, और अगर एक साथ सब कुछ को जो है वो ब्लास्ट करना है तो वो क्या है, नेक्रोसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी जो है वो प्रोटीन्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, जो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं वो डैमेज होंगी। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो इंजाइमेटिक डाइजेशन होंगी। इंजाइमेटिक डाइजेशन का मतलब कि जो हमारे इंजाइम्स रिलीज़ होंगे। ठीक है, और इंजाइम रिलीज़ होने के बाद जो है उसकी वजह से सेल के अंदर जो है वो डेथ कॉज हो जाएगी, मतलब सेल्स जो है वो टूटना फूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर से जो है वो कंटेंट्स लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे, राइबोसोम्स बाहर आ जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जितना कंटेंट है वो सारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, इसके अलावा हमारे जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास और क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो हमारे जहाँ पे ये है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई वही हमने इस्कीमिया पढ़ा था, किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए। उसके अलावा हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। लाइसोसोमल मतलब मैंने बताया ना कि यहाँ पे एंजाइम्स आ जाएंगे, तो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा, देखो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे सेल के लिए जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। फ़ायदेमंद होगा कि जब ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी तो वो उसको जो है वो ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर वो नॉर्मल सेल्स को भी जो है वो ख़त्म करना शुरू हो जाए या सेल्स के अंदर के मटेरियल को सब छेड़ना शुरू हो जाए तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास नेक्रोसिस में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनल्स लीक हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्रोसिस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसके अलावा अननेचुरल सेल डेथ होती है। मैंने यही बताया कि बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स के जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके अलावा बॉडी को प्रिपेयर नहीं होती, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसके अलावा वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है कि उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं ना वो भी डैमेज हो जाते हैं। सही है, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास जो है वो नेक्रोसिस है जिसमें हमें जो है वो कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, अब मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होता है, उसके साथ जो है हमारे पास वाटर भी आ जाता है, और जो है मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर कैल्शियम का भी रोल होता है। ठीक है, कैल्शियम का रोल किस तरीके से होगा कि कैल्शियम जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाएगा, मतलब कैल्शियम आ जाएगा। ये कैल्शियम कहाँ से रिलीज होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और माइटोकॉन्ड्रिया से। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जो है हमारे पास जो है वो फॉस्फोलाइपेसिस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो जो हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेस है ना, ठीक है, जो फॉस्फोलाइपेस है वो जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को एक्टिवेट करती हैं, एक्टिवेट फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, या कैल्शियम जो है, कैल्शियम की परमिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा हुई, उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो डीएनए है या जो हमारा क्रोमैटिन मटीरियल है जो हमारे क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा अगर कैल्शियम आ गया। ठीक है,
उसके अलावा जो है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जब सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप एक्टिवेट होगा मतलब कि जो हमारा सोडियम जो है वो मतलब कि ये जो डिस्टर्ब था ना, ये जो डिस्टर्बेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगी, एक तो पहले ही एटीपी नहीं बन रहा था क्योंकि पहले ही सोडियम आ गया था, पहले ही पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा था, पहले ही जो है वो वाटर अंदर आ गया था, तो पहले ही स्वेलिंग हो रही थी, ऊपर से ये कैल्शियम ने आके और इसको एक्टिवेट कर दिया, तो और क्या होगा, और एटीपी कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या होगा, अगर गलती से भी फॉस्फोलाइपेज जो है वो एक्टिवेट हो गया तो हमारे पास जो है हमारी मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। सही है। तो ये मसला है सबसे बड़ा कि अगर हमारे पास कैल्शियम एक्टिवेट हो गया तो हमारा डीएनए जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो एटीपेस एक्टिवेट हो जाएगा। एटीपेस एक्टिवेट होगा तो पहले ही चीज़ें ख़राब हो रही थी, इसने आगे और ख़राब कर दी। फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो गया तो हमारी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। और अगर हमारे पास प्रोटीएस एक्टिवेट हो गया तो प्रोटीएस की वजह से जो हमारी बॉडी का जो साइटोस्केलेटन है, मतलब जो सेल जिस स्केलेटन मतलब सेल की जो बेस है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सही है। तो हमारा कैल्शियम एक्टिवेट कब होता है, जब हमारे पास नेक्रोसिस होती है। इसलिए ये पैथोलॉजिकल है क्योंकि इससे हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर गलती से भी कैल्शियम एंटर हो गया तो ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही है। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज है वो क्या करता है, फॉस्फोलिपिड को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर गलती से भी फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हो गया तो हमारी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। सिमिलरली जब हमारे पास नेक्रोसिस का केस होता है तो इसके अंदर यही होता है कि हमारे पास जो है वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है और फॉस्फोलिपिड भी एक्टिवेट होता है। इससे क्या हुआ, और मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस, उसके अंदर ये होता है कि हमारा अगर सेल श्रिंक कर जाए, ठीक है, अगर हमारे पास सेल जो है वो श्रिंक कर जाए तो इसको हम कहते हैं पाइकोनोसिस। सही है। अगर हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो नॉर्मल है, ठीक है, वो इस तरीके का है, समझो ये न्यूक्लियस है, अगर वो इतना सा हो जाए, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है पाइकोनोसिस। ठीक है। और न्यूक्लियस अगर फ्रैगमेंट्स में हो जाए, एक तो पहले श्रिंक हो जाए, अगर वो फ्रैगमेंट्स में हो जाए तो इसको हम कहते हैं कैरियोहिसिस। कैरियोहिसिस। ठीक है। अगर ये फ्रैगमेंट्स में चेंज हो गया मतलब कि पहले न्यूक्लियस ऐसा था, वो अगर इतना चेंज हो गया तो ये पाइकोनोसिस हो जाएगा। और अगर वो इस तरीके से फ्रैगमेंट्स में बन गया, ये जो हमारे डॉटेड फॉर्म में बन गया, ये फ्रैगमेंट्स में टूट गया, तो ये क्या होगा, ये कैरियोहिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, ये ख़त्म होना शुरू हो गया, फेड आउट होना शुरू हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, कैरियोलाइसिस। ठीक है। ये पहले तो इसमें था, ठीक है, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, LYSIS। ठीक है। कैरियोलाइसिस। अगर पहले ये ऐसा था, अगर ये जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो पाइकोनोसिस, अगर ये जो फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा तो कैरियोहिसिस, और ये अगर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरियोलाइसिस। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि पाइकोनोसिस के अंदर जो है वो क्रोमेटिन कंडेंस का मतलब जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास पाइकोनोसिस होगा। अगर फ्रैगमेंट्स में टूटेगा तो कैरियोहिसिस हो जाएगा, और अगर जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो कैरियोलाइसिस होगा। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत हार्म कॉज करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए तो वो उसके अंदर क्या होगा, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है। अब मैं जो है वो फ्री रेडिकल्स का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ठीक है, वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं। जब हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो गई तो ये जो है वो किसी भी चीज़ के साथ जाके बाइंड कर देंगे। फ्री रेडिकल्स को जो है वो हमें न्यूट्रलाइज करना होता है, वरना ये कोई भी चीज़ उसको मिल जाएगी उसके साथ बाइंड कर जाएंगे क्योंकि रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो DNA है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है। तो हमें जो है वो फ्री रेडिकल को भी रिमूव करना है, तो फ्री रेडिकल जो है वो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम दे दें तो ये फ्री रेडिकल जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने यही लिखा है कि अगर हमारे पास जो है नॉर्मली फॉर्म ड्यूरिंग, अगर नॉर्मली ये फॉर्म होता है ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म से, तो अगर हमें इसको रिमूव करना है तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। लेकिन अगर इरिवर्सिबल इंजरी होगी तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो काम करना बंद कर देंगे, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी जो है वो अडैप्ट नहीं कर पाएगी। जब बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाएगी तो इरिवर्सिबल इंजरी होगी। जब इरिवर्सिबल इंजरी होगी और अगर फ्री रेडिकल्स आ गए तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर प्रोटीन्स होंगे तो प्रोटीन्स का फंक्शन लॉस हो जाएगा, DNA होगा तो उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। ठीक है। और लिपिड की पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मतलब लिपिड्स जो है वो पर ऑक्साइड्स फॉर्म कर देगा। जब लिपिड्स पर ऑक्साइड फॉर्म कर देगा तो हमारे पास मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी लॉस होगी। ठीक है। और लिपिड्स जो है वो और फ्री रेडिकल्स को करेंगे। जब
मेम्ब्रेन अपनी इंटेग्रिटी लूज़ कर देगा तो क्या होगा, रिपेल वाटर, मतलब कि देखो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो है हमने इस तरीके के कुछ बनाए थे पहले, ये हमारे पास फॉस्फो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के इस तरीके से हमने फॉस्फोलिपिड्स इस तरीके से कुछ बनाए थे, ठीक है, सही है। ये जो है ये हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देती, ठीक है। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स आ गए और फ्री रेडिकल्स जो है वो फ्री रेडिकल्स आ गए, उसके अलावा लिपिड की पर ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये जो सब चीज़ों को अंदर आने से रोक रही थी ना, ठीक है, ये रोकना ख़त्म हो जाएगी। ये जब रोकना ख़त्म हो जाएगी तो जो वाटर जो रुक रहा था, मतलब कि समझो यहाँ वाटर आ रहा था नॉर्मली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा कि वाटर आ रहा है तो ये इसने जो है प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव दीवार बना दी कि अब इसके अंदर पानी नहीं आ सकता, सही है, और इस तरह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गई। लेकिन अगर हमारे पास लिपिड वो आ जाए, फ्री रेडिकल्स आ जाए, या लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो गई, या पर ऑक्साइड एंजाइम्स आ गए, या फॉस्फोलिपिड्स आ गए, फॉस्फोलिपिड्स तो पूरी मेम्ब्रेन को ही डैमेज कर देता है, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज हो, फॉस्फोलिपिड्स हो, तो इससे क्या हुआ, इससे ये जो वाटर अंदर आने से रुक रहा था ये नहीं रुकेगा, रिपेल नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। इसके अंदर यही सारी चीज़ें लिखी हैं, सही है। उसके अलावा हम जो है नेक्रोसिस को पढ़ लेते हैं। इसके अंदर सेल की स्वेलिंग होगी, सेल्स बहुत ज़्यादा सेल इफेक्टिव होंगे, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो जो हमारे फैगोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है, वो मैक्रोफेजेस जो हैं वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मेम्ब्रेन अपनी इंटेग्रिटी लूज़ करता है, सेल की लाइसिस हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि DNA वीक हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ये जो हमारी सब चीज़ें हैं, न्यूक्लियस के अंदर चेंज आया, कैल्शियम ज़्यादा आ गया, तो ये 4 चेंजेस हो गए, ठीक है। ये हमारा नेक्रोसिस की पूरी चीज़ें ख़त्म होंगी। अब नेक्रोसिस की जो हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं अभी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया किस वजह से होगा, जब हमारे पास ब्लड नहीं आएगा। जब हमारे पास ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हमारे पास इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, जो हमारी प्रोटीन्स है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी। जब हमारी प्रोटीन्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी तो सेल के अंदर ऑटोमेटिकली सारे मसले होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ना, ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अब इसको है ना इस तरीके से हम समझते हैं कि हमारे पास जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ना, उसके अंदर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स 2 किस्म की होती हैं। एक होती हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक होती हैं फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कोलेजन, और उसके अलावा जो है वो आ जाता है कौन सा है, कैरेटिन आ जाता है। उसके अलावा जो है हमारे पास फंक्शनल के अंदर हार्मोन्स आ जाते हैं जो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, हार्मोन्स आ गया, एंजाइम्स आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास जो है सेल की ऑटोलाइसिस होगी, ऑटोलाइसिस का मतलब होता है सेल खुद ब खुद जो है अपने आप को जो है वो डेथ की तरफ ले जाता है, ऑटोलाइसिस होती है, ठीक है। ऑटोलाइसिस जो है वो फंक्शनल प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है, सही है। अगर हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुई तो इसका मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर चेंज होगा, मतलब उसके अंदर डीनेचुरेशन हो जाएगी, फंक्शनल प्रोटीन का भी मसला होगा, मतलब कि दोनों प्रोटीन का मसला होगा। अगर ये फंक्शनल प्रोटीन ऑलरेडी मसले में है तो क्या ये इसको छेड़ेगी, नहीं छेड़ेगी, क्योंकि पहले वो अपना मसला सॉल्व करेगी ना, फिर उसके पास आएगी। तो हमारे पास जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये ऑटोलाइसिस होती है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास जब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगी तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन दोनों में मसला होगा। जब दोनों में मसला होगा तो फंक्शनल प्रोटीन अपने आप को नहीं संभाल रही है तो ऑटोलाइसिस कैसे करेगी, तो फंक्शनल प्रोटीन की वजह से ऑटोलाइसिस नहीं होगी न्यूक्लियस की। तो इसका मेन मकसद क्या है, जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है ना उसके अंदर जो है हमारे पास सब में स्ट्रक्चर चेंज आता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, सब जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। ये बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है। ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो है वहाँ पे फंक्शनल प्रोटीन की ऑटोलाइसिस नहीं होती। जब फंक्शनल प्रोटीन की ऑटोलाइसिस नहीं होती तो न्यूक्लियस के अलावा जो है वो सारी चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है। जब सारी चीज़ें जो हैं वो तो हमारे पास जो है ऑर्गेनल्स जो है, जब न्यूक्लियस होगा तो वो सबको सर्वाइव करवा सकेगा। जब न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर डीएनए भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो जब मेन चीज़ हमारा सेल का जो डीएनए मटेरियल बच गया है
तो इसकी वजह से हमारे सेल्स क्या होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम देखती हूँ, अगर मुझे नज़र आती है तो मैं दिखाती हूँ। ये हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, जिसमें देखो हमारे पास अंदर रप्चरिंग शुरू हो गई है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस है वो बच गया है। वो क्यों बच गया है? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस की ऑटोलाइसिस नहीं है, क्योंकि फंक्शनल प्रोटीन का जो है वो खुद ही ऑटोलाइसिस नहीं कर पाया, तो इसकी जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो बची हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो है वो जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है उसके अंदर हमारी मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है। अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरी के लिहाज से देख लेते हैं। यही मैंने बताया कि इस्चीमिया हो जाता है, आउटर स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, एटीपी नहीं बनती, तो हमारे पास लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड इंक्रीज होगा तो यही वही प्रोटीन की बात है कि हमारा जो है वो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, तो सेल स्ट्रक्चर जो है वो बच जाता है। उसके अलावा टिश्यू फॉर्म रहता है, वही मैंने पिक्चर दिखाई। उसके अलावा ये घोंसला लाइक अपीयरेंस, मतलब इसकी आउटलाइंस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मैंने बताया था कि इसके अंदर क्लम्पिंग, मतलब कि अगर हमारे पास इस्चीमिया होगा तो इस्चीमिया में हमारे पास क्लम्पिंग कॉमन है। ठीक है, तो क्लम्पिंग हो जाएगी। उसके अलावा जो इसके एंजाइम्स डिस्ट्रॉय होंगे, वही सारी बातें हैं कि बस जो है हमारा आउटर स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद हम आते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ होती है पस फॉर्मेशन और इसके अंदर से येलो लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होती, नॉन मेंटेन। ठीक है, ये इसके अंदर बस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में बस लिक्विड का बात है। अभी हम इसको थ्योरी के लिहाज से पढ़ लेते हैं। थ्योरी के लिहाज से आउटर स्ट्रक्चर वही मैंने बताया डिसॉल्व हो गया। ठीक है, ये अच्छा एक और बात याद रखना, जो हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है ना, वो ब्रेन के अलावा सब में होती है। ठीक है, ब्रेन के अलावा किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, लेकिन जो लिक्विफेक्टिव है ना वो ओनली ब्रेन में होती है। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, एक तो उसके अंदर इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है और वो ब्रेन के अलावा सारे ऑर्गन्स में होती है, जबकि जो लिक्विफेक्टिव होती है वो उसके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती और वो सिर्फ जो है वो ब्रेन में होती है। ठीक है, इसके अंदर ये है। उसके अलावा जो है एंजाइमेटिक, वही सारी पीछे वाली बातें हैं कि लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास पस फॉर्मेशन हो जाती है, येलो पस निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके अंदर ल्यूकोसाइड्स होते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारी मेम्ब्रेन को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं। जब मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगी तो मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होगी। जब मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होगी तो हमारे पास पस फॉर्मेशन होगी और वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। मैं इसकी भी डायग्राम दिखाती हूँ। उसके अलावा ये देखो, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, तो इसके अंदर देखो कि हमारे पास जो है वो ये ब्रेन है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर देखो यहाँ पे बीच वाली फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस साइड के अंदर जो है यहाँ पे पूरा पस फॉर्मेशन हो रही है। दूसरा ये देखो, मेम्ब्रेन की जो इंटेग्रिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हो गई है। ठीक है, जबकि हम ऊपर देखें यहाँ पे ये वाली नेक्रोसिस, ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन फटी भी नहीं है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास यहाँ पे जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, इसके अंदर देखो मेम्ब्रेन फटना शुरू हुई है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, एक तो पस फॉर्मेशन का है, दूसरा मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी का है। ये बुक है रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी 10th एडिशन, तो अगर किसी को उसमें से देखना हो तो इसमें से देख सकता है। उसके बाद हमने 2 कर लिया। तीसरा हमारे पास जो है वो है केशियस नेक्रोसिस। ठीक है, केशियस नेक्रोसिस जो है वो ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में होता है और ये जो है वो उनकी लिम्फ्स में होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर मेन बात यह है कि इसके अंदर कोएगुलेटिव भी होता है और उसके अंदर जो है वो लिक्विफेक्टिव भी होता है। ठीक है, कोएगुलेटिव इसलिए होगा कि इसके अंदर जो है अगर पस फॉर्मेशन हो गई है तो पस फॉर्मेशन की वजह से जो है वो ये हमारे पास जो है वो लिक्विफेक्टिव है। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है प्रॉपर पूरा लिक्विफाई नहीं होता। ठीक है, देखो इसके सॉरी लिक्विफेक्टिव इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो है इसका टिश्यू जो है वो डैमेज हो गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि लिक्विफेक्टिव के अंदर हमारी जो हमने पिक्चर देखी थी उसके अंदर पिक्चर्स में जो हमारा हिस्सा था वो इस तरीके से था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि टिश्यू जो है या मेम्ब्रेन जो है वो उसकी डैमेज हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा इसका कोएगुलेटिव का पार्ट ये है कि ये जो है वो ड्राई है। ठीक है, ज़्यादा गीली नहीं है। लिक्विफेक्टिव का पार्ट ये है कि इसका डैमेज टिश्यू है, जबकि कोएगुलेटिव का पार्ट है ये ड्राई है। ठीक है, और इसको हम लिक्विफेक्टिव को वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वेट है। ठीक है, थोड़ा सा वेट है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, और इसकी जो है वो चीज़ी जैसी अपीयरेंस होती है। चीज़ जैसी ही होती है, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा लिक्विड, बिल्कुल ऐसी अपीयरेंस होती है। ठीक है, और इसके अंदर यही मैं लिखा हुआ है कि ये ट्यूबरक्लोसिस में होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में होता है। उसके अलावा जो है चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है और मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स ट्राई टू किल। अच्छा,
जो टीबी वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो नेक्रोसिस हुई है उसको हम जो है वो कोशिश कर सकें कि हम उसको कम कर सकें। जो हमारी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, ये कम हो जाए, लेकिन ये क्योंकि केशियस है और ये नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस का मतलब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब कि ये डैमेज इसका रिपेयर नहीं होगा, सही है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस हैं और जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो खुद ही जो है वो इसको किल करने के चक्कर में खुद मर जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने वही बताया कि ग्रैन्युलोमास हैं और कोएगुलेटिव और इसका कॉम्बिनेशन है। अगर नॉट फुली लिक्विफाइड है, होमोजीनियस है तो कोएगुलेटिव, और अगर डैमेज टिश्यू है तो इसका जो है वो लिक्विफेक्टिव। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसकी डायग्राम देखो इस तरीके से कि इसकी मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी जो है वो लूज़ नहीं हुई है, ठीक है। हल्की हल्की जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल्का सा जो है वो उसकी आउटर साइड। और दूसरा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ये चीज़ लाइक अपीयरेंस है, चीज़ इस तरीके की होती है, ठीक है। इसके अंदर चीज़ लाइक जो है वो है, और ये जो है एक होमोजीनियस है, मतलब कि ये जो है ना थोड़ा सा मतलब समझो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, थोड़ा सा टूटा हुआ है, थोड़ा सा बना हुआ है, और चीज़ी लाइक अपीयरेंस है। तो इस वजह से जो है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है लिक्विफेक्टिव और कोएगुलेटिव का। उसके अलावा हमारे पास जो है वो चौथा है फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा सॉरी एक और चीज़ इसके अंदर रह गई, जो हमारे पास ग्रैन्युलोमा होता है ना, ठीक है। ग्रैन्युलोमा ये होता है कि हमारे पास केशियस नेक्रोसिस है, ठीक है। ये हमारे पास केशियस नेक्रोसिस है, उसके ऊपर हमारे पास जो है, ओहो सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, केशियस नेक्रोसिस, उसके ऊपर जो है वो होती है हमारे पास मैक्रोफेजेस की लेयर, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास होती है लिम्फोसाइट्स की, हाँ लिम्फोसाइट्स की लेयर होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेल या कोई ऐसी नेक्रोसिस जिसके अंदर ऊपर माइक्रोफेजेस हो और उसके ऊपर लिम्फोसाइट्स हो, तो ये क्या कहलाता है, ये ग्रैन्युलोमा कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो हमारे पास माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के आते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये किल हो जाए या ये बॉडी के पास से हट जाए, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है, ये हट जाए, लेकिन नहीं हटता क्योंकि ये वो है केशियस है। तो इस वजह से ये ग्रैन्युलोमा वाला पार्ट था ना यहाँ पे, ये मैं बताना भूल गई थी, तो ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। उसके अलावा हमारे पास है फैट नेक्रोसिस, ठीक है। फैट नेक्रोसिस का मैंने नहीं बताया ना, हाँ। फैट नेक्रोसिस में हमारे पास क्या होता है कि फैट सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास फॉस्फोलाइपेज हो या फॉस्फोलिपिड्स हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम आता है। जब कैल्शियम आता है तो मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे ट्राइग्लाइसराइड्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास जो है फैट के जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं ना, वो इस तरीके से डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे, सही है। और इसके अंदर मैंने यही बताया है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादातर होता है, पैनक्रियाटिक्स में होता है, पैनक्रियाट्स में होता है। उसके अलावा जो है लाइपेज रिलीज होता है, जिसकी वजह से ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं और फैटी एसिड जो है, मतलब इसके अंदर मेन बात ये समझो कि हमारे पास जो है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज इंक्रीज होता है, तो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ब्रेक डाउन होगी तो मतलब एक ब्रेक डाउन होगी तो ट्राइग्लाइसराइड्स तो बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड्स का लेवल ब्रेकेज जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ट्राइग्लाइसराइड्स जो है उसकी ब्रेकेज ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास फैटी एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको चार्ट की फॉर्म में बनाना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। पैनक्रियाटिक लाइपेज इंक्रीज हुआ तो हमारे पास जो है ट्राइग्लाइसराइड्स की ब्रेकेज इंक्रीज हुई। जब ट्राइग्लाइसराइड की ब्रेकेज इंक्रीज हुई तो हमारे पास फैटी एसिड इंक्रीज हुआ। जब फैटी एसिड इंक्रीज हुआ तो हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ तो हमारे पास फैटी एसिड की या फैटी लेयर्स की जो है वो हमारे पास डिपोजिशन हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये वाला पार्ट तो समझ आ गया ना, इसके अंदर जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि फैटी एसिड रिलीज़ होता है, ट्राइग्लाइसराइड की ब्रेक, ये सब कुछ, ठीक है। फैटी एसिड की डायग्राम देखते हैं हम। ये अच्छा, इसके अंदर देखो यहाँ पे ये मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे फैट्स के ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये वही है कि फैटी एसिड्स के जो हैं वो ग्लोब्यूल्स बनना शुरू हो गए। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक तरीके से समझो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब होता है कि वहाँ पे जो है एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स बना के एक जगह पे आके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे। जब वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, जब वो डिपॉजिट होंगे वेसल्स की वॉल पे, और उसमें से प्रोटीन जो है वो लीक आउट करना शुरू हो जाएगा और उसका अपीयरेंस यहाँ पे डिपॉजिट हुए। डिपॉजिट से हमारा प्रोटीन लीक आउट हुआ। जब प्रोटीन लीक आउट हुआ तो हमारे पास जो है वो पिंक स्मजी अपीयरेंस आ गई,
ठीक है। इसके अंदर फिब्रिनॉइड में कॉम्प्लेक्सेस बन के एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट हुआ टिश्यू में, ठीक है। उसके अलावा इसने जो है इंफ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट किया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसके अलावा वही वेसल्स की वॉल पे जब डिपॉजिट होना शुरू हो गई तो वहाँ पे उसको डैमेज ही करेगी। इससे क्या हुआ, हमारे पास जो है वो पिंक स्मजी अपीयरेंस होना शुरू हो गई। उसके अलावा जो गैंग्रीनस नेक्रोसिस है उसके अंदर क्या होता है कि इस्कीमिया ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। ये मैंने बताया था ना कि जो हमारे पास लिक्विफेक्टिव होता है वो भी डायबिटीज़ में होता है, और डायबिटीज़ की एक अलग से गैंग्रीनस है, वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये लोअर लिम्ब में होता है। इसके अंदर ब्लड सप्लाई वही सारी कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुआ तो इस्कीमिया हुआ, हमारी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सोडियम के साथ वाटर भी आ गया, फिर कैल्शियम भी आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास गैंग्रीन वाला होता है ना, अच्छा थोड़ा सा जो है ना वो मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, ड्राई और सॉरी जो हमारे पास वो है ना लिक्विफेक्टिव और दूसरा गैंग्रीनस, मैंने उन दोनों को थोड़ा मिक्स कर दिया है। मैं थोड़ा दोनों को अलग से दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। जो हमारे पास लिक्विफेक्टिव होता है ना उसके अंदर जो है वो सिर्फ क्या होता है, पस फॉर्मेशन होती है, येलो पस होता है, ठीक है। और जो है हमारे पास ये कॉमन होता है CNS में, ठीक है। और इनको जो है वो फैगोसाइटोसिस हो जाती है, यहाँ पे फैगोसाइट्स जो है वो आके इसको खा जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पस जैसी अपीयरेंस होती है येलो वाला। जबकि जो गैंग्रीनस होता है ना वो ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में होता है, ठीक है। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो ब्लड सप्लाई कम होती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे, और इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास गैंग्रीन होती है वो ड्राई भी होती है और वेट भी होती है, ठीक है। जो ड्राई गैंग्रीन होती है ना वो हमारे पास जो है वो कोएगुलेटिव होती है, ठीक है। और जो वेट गैंग्रीन होती है वो लिक्विफेक्टिव होती है, ठीक है। यही सारी बातें हैं ड्राई गैंग्रीन के अंदर भी, मतलब कि लिक्विफेक्टिव और गैंग्रीन के अंदर दोनों के अंदर हैं, ठीक है। जो हमारे पास गैंग्रीन है ना, जो हमारे पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस है उसके अंदर ड्राई और वेट होगी, ठीक है। जो ड्राई गैंग्रीन होगी वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से होगी, जो वेट गैंग्रीन होगी वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से होगी, ठीक है। और जो हमारे पास केशियस है ना उसमें भी कोएगुलेटिव और नेक्रोसिस, मतलब एक तरीके से समझो कि गैंग्रीनस के अंदर भी ड्राई और वेट है और इसके अंदर भी कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव है, जबकि केशियस के अंदर भी कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव है। गैंग्रीनस डायबिटीज़ के अंदर होती है, केशियस जो है वो ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस में होती है, लिक्विफेक्टिव तो अलग ही है, उसके अंदर सिर्फ पस फॉर्मेशन होती है और फिर फैगोसाइटोसिस आके उसको कर लेते हैं। तो इस तरह क्लियर हो गया। मैं एक दफ़ा जो है सारी जो हमने पढ़ी हैं टाइप्स उसको एक दफ़ा रिव्यू करा देती हूँ। जो हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ी थी कोएगुलेटिव में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस मेंटेन रहता है, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन होती है वो ऑटोलाइसिस नहीं करवा सकती तो इस वजह से हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस मेंटेन होता है। उसके अलावा लिक्विफेक्टिव है तो लिक्विफेक्टिव में हमारे पास पस फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन के अलावा जो है फैगोसाइटोसिस आके उसको जो है वो किल कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होती, मेम्ब्रेन लूज हो जाती है, ठीक है, सही है, मेम्ब्रेन सही नहीं रहती। उसके अलावा जो हमारे पास गैंग्रीनस है, गैंग्रीनस के अंदर हमारे पास जो है वो डायबिटीज़ के लिए होता है, डायबिटीज़ के अंदर होता है, इसके अंदर उनकी लिम्स में होता है। दूसरा ब्लैक डेड स्किन हो जाती है, उसके अलावा वहाँ पे इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। ये ड्राई और वेट दोनों होता है, ड्राई के अंदर हमारे पास कोएगुलेटिव हो जाती है, ठीक है। और वेट गैंग्रीन जो है वो ज़्यादातर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पस भी होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से वो कोएगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने पढ़ी है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस हमारे पास होती है फैटी टिश्यूज़ में होती है। फैटी टिश्यूज़ में होने की वजह से यहाँ पे ट्राइग्लाइसराइड्स का जो है वो ब्रेक डाउन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। जब ट्राइग्लाइसराइड्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास फैटी जो है वो डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे। जब फैटी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो फैट के ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास फिब्रिनॉइड्स होता है। फिब्रिनॉइड्स के अंदर हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं वेसल्स की वॉल पे। जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं वेसल्स की वॉल पे तो ये क्या शो करते हैं, पिंक स्मजी अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है और क्या बचा, सारी चीज़ें हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे 5, एक और रह गया, फिब्रिनॉइड वाला हो गया, केशियस हो गया, कौन सा रह गया,
केशियस बचा एक लास्ट। केशियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है, चीज़ लाइक अपीयरेंस होती है। उसके अंदर वो टीबी का मेन होता है, वहाँ पे मैक्रोफेजेस आके किल करना शुरू करते हैं, लेकिन वो खुद ही मर जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर भी हमारे पास कोएगुलेटिव है और जो है वो लिक्विफेक्टिव है। कोएगुलेटिव जब होगा जब इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंटैक्ट, मतलब कि एक तरीके से वो स्टिल रहेगा, ठीक है, और लिक्विफेक्टिव होगा कि उसकी मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है वो नेक्रोसिस का था। इसके हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके अलावा हमने नेक्रोसिस के अंदर कोएगुलेटिव के अंदर हमने कर लिया कि ब्रेन के अलावा होता है, लिक्विफेक्टिव ब्रेन में ही होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है और क्या था, और हमने ये पढ़ लिया कि कैल्शियम के डिपॉजिट की वजह से डीएनए में चेंज आता है। इसके अलावा न्यूक्लियर चेंजेस अगर श्रिंक होगी तो पाइकोनोसिस, फ्रैगमेंट्स बनेंगे तो कैरियोहिस्टिस, फेड आउट हो जाएगा तो कैरियोलाइसिस, ठीक है। मैंने एक मिस्टेक बस कैशियस और इनको गैंग्रीन को करने के में मसला कर दिया था, तो ये आई होप अब क्लियर हो गया होगा।